हॉब्स और लॉक पर चर्चा करने के बाद आज हम फ्रेंच दार्शनिक रूसो के बारे में जानेंगे। रूसो 18वीं शताब्दी का दार्शनिक है और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में उसको एक संविदावादी विचारक की मान्यता प्राप्त है। ऐसे संविदावादी विचारक की जिसने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को जन्म दिया। वो लोक संप्रभुता जो आज लोकतंत्र का आधार मानी जाती है। इस लोक संप्रभुता की बात पहली बार रूसो के द्वारा की गई। हालांकि रूसो एक ऐसा दार्शनिक है जिसकी प्रतिभा केवल राजनीतिक क्षेत्र को ही विकसित नहीं करती है, बल्कि उसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर शिक्षा, साहित्य, संगीत और वनस्पति विज्ञान जैसे विषयों को भी समृद्ध किया। विचारधारा की दृष्टि से रूसो एक आदर्शवादी विचारक है, प्लेटो और अरस्तु के समान ही, क्योंकि उसने भी आइडिया शब्द को महत्व दिया है, विचार तत्व को महत्व दिया है। अपने चिंतन में सामान्य इच्छा की धारणा को प्रस्तुत करके वो एक समष्टिवादी विचारक है, क्योंकि उसने व्यक्ति को एक अणु के रूप में ना देखकर, अकेले व्यक्ति के महत्व को प्रतिपादित न करके, एक समष्टि के सदस्य के रूप में उसकी स्वतंत्रता, उसके अधिकारों के महत्व को प्रतिपादित किया। समष्टिवादी उस विचारक को कहते हैं जो समाज को महत्व देता है, पूरे मानव समुदाय को महत्व देता है। रूसो के द्वारा भी ऐसा ही किया गया, क्योंकि उसके अनुसार शासन की सत्ता अंतिम रूप से समाज में निहित है। वो समाज जहां से सामान्य इच्छा जन्म लेती है और ये सामान्य इच्छा ही समाज की शासक है या होनी चाहिए। रूसो वास्तव में एक ऐसे आदर्श गणतंत्र की कल्पना करता है जिस गणतंत्र का शासन समाज से जन्म लेने वाली सामान्य इच्छा के द्वारा किया जाएगा। स्पष्ट है कि वो अपने समय की राजनीतिक व्यवस्था से, समाज व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। उसमें कई सारी खामियां उसे नजर आई और सबसे बड़ी खामी उसे ये नजर आई कि जो विद्यमान उसके समय की मौजूदा व्यवस्था थी, पुनर्जागरण आंदोलन के प्रभाव स्वरूप, उसके विस्तार स्वरूप, उसमें तार्किकता को, विवेक को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा था, जिसके कारण मनुष्य संवेदनहीन बनता जा रहा था, भावनाहीन बनता जा रहा था, जिसकी वजह से समाज में बहुत ज्यादा अशांति और अराजकता की स्थिति देखने को मिल रही थी। उसके समय में फ्रांस में लुई शासकों का शासन था, जो निरंकुश तरीके से शासन कार्य करते थे, निहित स्वार्थों की वशीभूत होकर कार्य करते थे। आम जनता का समग्र रूप में समाज का हित साधन उनका लक्ष्य नहीं था। तो ऐसी व्यवस्था को बदलकर रूसो एक ऐसी राज्य और समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहता है जो उचित हो, न्यायपूर्ण हो, और इसी के निमित्त उसने सामान्य इच्छा का विचार प्रस्तुत किया। जैसे प्लेटो ने ये माना कि आदर्श राज्य दार्शनिक राजाओं के शासन से स्थापित हो सकता है, ऐसे दार्शनिक शासक जिनमें विवेक गुण की प्रधानता होती है, वैसे ही रूसो ने माना कि आदर्श शासन वो शासन होगा जिसमें समाज की इच्छा को महत्व दिया जाएगा, समाज की सामान्य इच्छा को महत्व दिया जाएगा। उसका प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है।
इसका मतलब है कि मनुष्य की जो मौलिक प्रवृत्ति है वो स्वतंत्रता की है और सभ्यता के आदिम काल में उसके द्वारा स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकारों का उपभोग किया जाता था। हालांकि लॉक के समान उसने किसी प्राकृतिक अधिकार की चर्चा अलग से नहीं की है, लेकिन मनुष्य को स्वतंत्र और समान माना है। लेकिन वो स्वतंत्रता नष्ट हो गई, मनुष्य बंधनों में बंध गया। किन बंधनों में? वो बंधन जो आधुनिक समाज के द्वारा, आधुनिक राज्य व्यवस्था के द्वारा उस पर आरोपित किए गए। किन किन रूपों में, कैसे कैसे वो बंधन सामने आए, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो रूसो का जहां तक प्रभाव की बात है, उसके चिंतन के प्रभाव की, उसने बहुत सारे आधुनिक राजनीतिक विचारकों को प्रभावित किया। बहुत सारी आधुनिक विचारधाराएं अपने विचारों के लिए उसके विचारों की ऋणी हैं, जैसे समाजवाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। मार्क्सवाद को बड़ी गहराई से प्रभावित किया गया रूसो के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सामान्य इच्छा के विचार ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा प्रदान की। फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया था, लोकतंत्र की दिशा में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अपना महत्व है। और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन को प्रेरणा कहां से मिली थी? रूसो के विचारों से मिली थी। तो राजनीतिक चिंतन में उसका इतना महत्व है कि प्रोफेसर वाहन ने क्या कहा कि अरस्तु की पॉलिटिक्स के बाद रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीतिक दर्शन पर लिखी हुई सबसे अधिक मौलिक और विचारों की दौड़ में सबसे अधिक समृद्ध रचना है। यानी रूसो उसी श्रेणी का दार्शनिक है जिस श्रेणी का अरस्तु है, जिस श्रेणी का प्लेटो है। लेकिन इतना बड़ा दार्शनिक होने के बावजूद जब हम रूसो के व्यक्तिगत जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो हमें बड़ा क्षोभ होता है। क्षोभ इसलिए कि इतने प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियां, उसके समय की, उसके वैयक्तिक जीवन की परिस्थितियां नितांत प्रतिकूल मिली। उसका जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी प्रतिभा असाधारण थी। बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ उसका जीवन था, क्योंकि जन्म के समय ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। और जो पिता उसे मिला, वो पिता अपने उत्तरदायित्व के प्रति, संतान के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत नहीं था। इसलिए रूसो को अपने पालन पोषण के लिए अपने संबंधियों पर निर्भर होना पड़ा। लेकिन संबंधी भी उस दायित्व की भावना के साथ उसे नहीं पाल सके जैसा उन्हें करना चाहिए था। लिहाजा वो बहुत सारे व्यसनों का शिकार हुआ और अपना जन्म स्थान जिनेवा छोड़कर उसे जाना पड़ा। वो पेरिस गया, कभी पेरिस कभी ब्रिटेन, इधर उधर घूमते हुए उसने अपने जीवन के 14 वर्ष बिताए। लेकिन ये 14 वर्ष एक दार्शनिक के रूप में उसके जन्म की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इस दौरान वो निर्धन और शोषित लोगों से मिला, उनके जीवन की समस्याओं को जानने का, समझने का उसे अवसर मिला। और इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है उसके चिंतन में। बहुत सारी असफलताओं का उसे जीवन में सामना करना पड़ा। उसका जीवन, वैयक्तिक जीवन बहुत ही लंपट किस्म का था।
यानी अपने जीवन काल में कई महिलाओं से संबंध स्थापित किया उसने। उनमें कई संभ्रांत वर्ग की महिलाएं थीं, तो कई बिल्कुल निचले वर्ग की, निर्धन वर्ग की महिलाएं थीं। उसकी जो संतानें हुई, उन संतानों के प्रति भी उसने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। गरीबी और अभाव के कारण उसने अपनी संतानों को अनाथालय में दे दिया। और जीवन के ये जो स्याह पक्ष है रूसो की, इसका उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा कन्फ्यूशन में किया है। उसके दार्शनिक जीवन को जब हम देखते हैं तो पहला महत्वपूर्ण मोड़ उसके जीवन में दिखाई देता है जब 1749 में डिजॉन एकेडमी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसका विषय था कि विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को शुद्ध किया है या भ्रष्ट। इस प्रतियोगिता में रूसो ने भाग लिया और अपने विचारों के कारण, इस निबंध में उसने जो विचार व्यक्त किए थे उसके कारण वो बुद्धिजीवी के रूप में, इंटेलेक्चुअल के रूप में फेमस हुआ। और इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, बुद्धिजीवी, जो तत्कालीन बुद्धिजीवी थे, उनका ध्यान भी उसने आकर्षित किया। इस निबंध में उसने क्या लिखा, आगे चलकर हम देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। उसने इस बात की स्वीकारोक्ति की, तर्क दिया कि वास्तव में विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता का नाश किया है, उसको प्रोत्साहित नहीं किया है। 1754 में एक और निबंध प्रतियोगिता इसी एकेडमी के द्वारा आयोजित की गई, जिसका विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसके मूल कारण। इस प्रतियोगिता में भी रूसो ने भाग लिया और असमानता के उदय का कारण उसने व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा को बताया। ये निबंध पहले वाले निबंध से भी तार्किक दृष्टि से बहुत अच्छा था, लेकिन तत्कालीन सामंतवादी व्यवस्था पर एक प्रहार था, धनी लोगों पर प्रहार था। इसलिए आयोजकों ने, जो स्वयं उसी वर्ग के थे, धनी वर्ग के थे, सामंत वर्ग के थे, उन्होंने उसके निबंध को उत्कृष्ट होते हुए भी पुरस्कृत नहीं किया। रूसो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए पहले ही समाज का विरोधी बन चुका था। इस घटना ने उसे और भी ज्यादा समाज का विरोधी बना दिया, सामंत वर्ग का विरोधी बना दिया। और इससे आहत होकर, साथ ही राजदंड से बचने के लिए उसे लगा कि उसने ऐसा विचार व्यक्त किया है जो तत्कालीन शासकों को मान्य नहीं होगा, ये उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला विचार है। लिहाजा भयवश उसने छोड़ दिया और पेरिस छोड़कर वो अन्य देशों में घूमता रहा, कभी जर्मनी, कभी ब्रिटेन। और इसी दौरान उसे दार्शनिक ह्यूम के द्वारा आश्रय भी दिया गया, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक उनके पास टिक नहीं सका, क्योंकि स्वभाव से थोड़ा अहंकारी और मनमौजी था, किसी के नियंत्रण को स्वीकार करने वाला नहीं था। तो इस तरह बहुत ही अभाव का और कारुणिक जीवन जीते हुए 66 वर्ष की उम्र में 1778 में उसका देहांत हो गया। तो ये थी उसकी जीवन वृत्ति। रूसो के विचारों पर अगर हम प्रभाव को देखें तो उसके विचारों पर प्रभाव है प्लेटो का, अरस्तु का, हॉब्स और लॉक, जो उसके पूर्ववर्ती संविदावादी विचारक थे। उन्होंने भी किसी न किसी रूप में उसके विचारों को प्रभावित किया है।
रूसो एक आदर्शवादी विचारक होने के साथ साथ एक व्यक्तिवादी विचारक भी है, यानी उसकी विचारधारा दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। अक्सर आदर्शवाद और व्यक्तिवाद को विरोधी माना जाता है, क्योंकि आदर्शवाद में राज्य को प्रमुखता दी जाती है, राज्य को साध्य माना जाता है, जबकि व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता को साध्य माना जाता है। लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से इन दोनों विचारधाराओं को, यानी सत्ता और स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया है उसने अपनी सामान्य इच्छा की धारणा के माध्यम से। उसकी रचनाओं की सूची भी लंबी है। शुरू में उसने जो निबंध लिखे डिजॉन एकेडमी के लिए, वो बहुत पॉपुलर हुए और उन्हें डिस्कोर्सेस के रूप से नाम से जाना जाता है, डिस्कोर्सेस के रूप में जाना जाता है, जैसे डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। और दूसरा जो निबंध था उसको भी डिस्कोर्स का दर्जा दिया गया, ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। उसने एक और डिस्कोर्स दिया, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उसने सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से आदर्श राज्य की विवेचना की है। इमाइल उसका एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उसने शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा की है। ऐसे ही कॉन्सिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड भी उसकी महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उसने प्रतिनिधि शासन के औचित्य पर विचार किया है। और कन्फेशन उसकी आत्मकथा है, जिसमें उसने अपने जीवन में जो कुछ भी भला बुरा किया या उसके साथ हुआ, उन सब का विस्तार पूर्वक एक प्रायश्चित भाव से जिक्र किया है। राजनीतिक विचारों के लिहाज से, जैसा मैंने आपको बताया, कि उसकी रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है। अब हम रूसो के राजनीतिक विचारों पर आते हैं। राजनीतिक जीवन के विषय में उसने क्या विचार दिए? तो सबसे पहले उसने पुनर्जागरण आंदोलन की जो मान्यताएं थी, जिन मान्यताओं के आधार पर आधुनिक नागरिक समाज की रचना हुई थी 18वीं सदी तक, उस पुनर्जागरण आंदोलन की मान्यताओं और नागरिक समाज की आलोचना रूसो के द्वारा प्राथमिक रूप में की गई है। उसने अपना जो पहला निबंध लिखा था, उस निबंध के माध्यम से उसने नागरिक समाज के प्रति अपने विचारों को प्रस्तुत किया। पुनर्जागरण आंदोलन आप जानते हैं कि 14वीं 15वीं सदी से शुरू होकर 17वीं सदी तक उसने विस्तार प्राप्त किया था। रूसो के समय में फ्रांस में उसकी मान्यताएं विस्तृत हो रही थी। उन मान्यताओं के आधार पर समाज और राज्य व्यवस्था की रचना के प्रयास हो रहे थे। हालांकि मध्ययुगीन सामंतवादी धारणाएं भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। रूसो ने पुनर्जागरण आंदोलन की इस मान्यता को सिरे से खारिज कर दिया कि तर्क का, विवेक का मनुष्य के निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। पुनर्जागरण आंदोलन में इस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया था
कि इस दुनिया में, इस सृष्टि में सबसे ज्यादा महत्व मनुष्य के विवेक का है, उसके तर्क का है। इसी विवेक के आधार पर उसने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम सांस्थानिक व्यवस्थाएं की हैं, तमाम व्यवस्थाओं की रचना की है। रूसो इस तर्क पूर्णता के विरुद्ध है। वो क्या कहता है कि तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण भावना होती है, क्योंकि तार्किकता ने, जिस तार्किकता के आधार पर आधुनिक सभ्यता का निर्माण हुआ, नागरिक समाज का निर्माण हुआ, समाज और राज्य व्यवस्थाएं बनी, उस तार्किकता ने, उस आधुनिक समाज ने, उस वैज्ञानिक समाज ने, उस विवेकवादी समाज ने मनुष्य को भावना शून्य बना दिया है, संवेदनहीन बना दिया है, उसे नैतिक रूप से भ्रष्ट करने का कार्य किया। गांधी की तरह आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी आधुनिक सभ्यता को क्रिटिसाइज किया है। आधुनिक सभ्यता जो विज्ञान पर आधारित है, तकनीकी आविष्कारों पर आधारित है, गांधी ने उसकी आलोचना इस आधार पर की कि मशीनों के आविष्कार से मानवीय श्रम का महत्व कम हो जाता है, लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते, जिनकी जीविका का आधार श्रम है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो एक मशीनी सभ्यता जन्म लेती है, गांधी ने ऐसा कहा था। बहुत कुछ ऐसा ही विचार रूसो के द्वारा व्यक्त किया गया। गांधी और रूसो में समय का अंतर है। गांधी बाद के विचारक हैं और रूसो 18वीं शताब्दी का विचारक है। पुनर्जागरण आंदोलन का समकालीन है, या उसके समय तक पुनर्जागरण युग की मान्यताएं सुस्थापित हो चुकी थी एक तरह से। तो रूसो ने किन आधारों पर आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है, आधुनिक नागरिक समाज की आलोचना की है? पहला, जैसा मैंने आपको बताया कि इस सभ्यता ने तार्किकता पर जोर देने के कारण मनुष्य को संवेदनहीन बना दिया है, स्वार्थी बना दिया है, जिसके कारण संघर्ष में वृद्धि हुई है, समाज में संघर्ष बढ़े हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। वो क्या कहता है कि बुद्धिमत्ता भयानक है क्योंकि यह सम्मान को नष्ट करती है, विज्ञान विनाश का कार्य करता है क्योंकि यह आस्था को समाप्त करता है, और तर्क बुरा है क्योंकि यह बुद्धि को नैतिक अंतर चेतना के विरुद्ध कर देता है। आप अक्सर अपने आम जनजीवन में अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनते होंगे कि जैसे जैसे कोई बच्चा मॉडर्निटी की तरफ बढ़ता है, स्वयं को आधुनिक रूप में पेश करता है, उसके अंदर पारंपरिक संस्कार खत्म होते जाते हैं, वो बड़े लोगों का सम्मान करना भूल जाता है, वो हर बात पर तर्क और कुतर्क करता है। रूसो इसी सम्मान की बात कर रहा है जो सम्मान तर्कशीलता की वजह से खोता जा रहा है। विज्ञान के कारण बहुत सारे आविष्कार होते हैं, कुछ ऐसे आविष्कार होते हैं जो संहार का कार्य करते हैं। अस्त्र शस्त्रों का विकास ये विज्ञान की देन है, लेकिन इससे विनाश होता है, इसका सदुपयोग नहीं होता। हालांकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। रूसो ने जो कुछ कहा विज्ञान और आधुनिक सभ्यता के बारे में, वो पूरा पूरा सच ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये रूसो का अपना व्यू पॉइंट है,
उसका अपना दृष्टिकोण है जो उसने आधुनिक सभ्यता के बारे में दिया है। एक स्वतंत्र विवेकशील नागरिक के रूप में आप अपने आसपास, अपने देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न घटनाक्रमों को देखते हैं, विभिन्न व्यक्तियों से मिलने का अवसर आपको मिलता है। आप अनुभव करते होंगे कि विज्ञान सिर्फ विनाश को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत सारी सृजनात्मकता भी उसके अंदर है। निसंदेह मानव जीवन को सहज बनाने में साइंस का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। कोविड-19 के पीरियड में भी आप देख रहे हैं कि कैसे हम सब वैक्सीन के आविष्कार पर निर्भर हो गए हैं कि कब वैक्सीन का आविष्कार हो और हमें इस महामारी से मुक्ति मिले या इस महामारी को नियंत्रित किया जा सके। तो रूसो के ये जो विचार हैं, ये अपने समय में उसने जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ देखा, फॉर्मल एजुकेशन तो उसका था नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी कि वो बहुत अच्छी जगह पर बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता। जो कुछ उसने लिखा वो अनुभव के आधार पर उसने उसको समेटने की कोशिश की है, लेकिन वो अनुभव इतना कारगर है कि अनदर वे में वो दुनिया के लिए एक बहुत बेसिक कंसेप्ट लोकतंत्र का लेकर आता है, वो है सामान्य इच्छा का कंसेप्ट। लेकिन जहां तक आधुनिक नागरिक समाज का प्रश्न है, उसमें जो बुराइयां रूसो ने देखी, उनमें दूसरी बुराई ये है कि रूसो ये कहता है कि वैज्ञानिक आविष्कारों ने मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि की है और उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित किया है। वैज्ञानिक आविष्कार से बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ा है और उस उत्पादन के उपभोग के लिए व्यक्ति को नाना तरीकों से, नाना प्रचार माध्यमों से आकर्षित किया जाता है, ताकि जरूरत ना होते हुए भी व्यक्ति उन वस्तुओं का खरीदार बने और उन वस्तुओं का खरीदार बनकर उनका उपयोग करते करते, उपभोग करते करते मनुष्य उसका इतना ज्यादा आदी बन जाता है कि अब उनके बिना रहना उसके लिए संभव नहीं दिखाई देता। तो वो बंधनों में जकड़ता चला जाता है। ये वही बंधन है जो आधुनिक उपभोक्तावादी समाज के द्वारा निर्मित किए गए। जितने ज्यादा संसाधन वो जुटा लेगा अपने जीवन के लिए, चल अचल संपत्ति जुटा लेगा, उतनी ही उसे रक्षा की चिंता होगी और उस सुरक्षा के लिए वो समाज व्यवस्था का सहारा लेगा, वो राज्य व्यवस्था का सहारा लेगा। और जब भी मनुष्य किसी व्यवस्था का अंग बनता है तो उसके नियमों को मानने के लिए बाध्य होता है। जैसे हम अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग संस्थाओं का सदस्य बनते हैं, राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम राज्य के नागरिक हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, शांति चाहिए, कल्याण चाहिए, तो हमने राज्य की नागरिकता स्वीकार की। हर व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक होता है। तो हम बैंकिंग संस्थानों के नियमों को भी मानेंगे, हम राज्य के नियमों को भी मानेंगे, हम एक समाज के अंग हैं, एक सामाजिक समूह के अंग हैं, उसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं हम उसे भी मानेंगे। और हर नियम मनुष्य के ऊपर एक बंधन लगाता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। हम चाहें कि हम अपने ही पैसे को जब चाहे तब बिना किसी लिमिटेशन के, बिना किसी रोक टोक के
जमा करें, निकालें, टैक्स ना दें, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यवस्था के कुछ नियम हैं जिन नियमों को हमें मानना पड़ता है। यही वो बंधन है जिनकी चर्चा रूसो करता है। वो क्या कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वो बंधनों में बंधा हुआ है। रूसो कहता है कि जब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, मनुष्य आदिम युग में था, तब वो स्वतंत्र था, क्योंकि तब न तो उसकी इतनी ज्यादा जरूरतें थी और न ही इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो जाने अनजाने रूप में किसी बंधन में बंधा हुआ था, किसी व्यवस्था के बंधन में बंधा हुआ था। वो पूरी तरह से स्वतंत्र था। उस स्वतंत्रता को जो नेचुरल स्टेज में मनुष्य को प्राप्त थी, नागरिक समाज में मनुष्य ने खो दिया है। वो कहता है कि सद्गुण सरल समाज में संभव था, आदिम समाज में संभव था, जहां मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। वो संयमित और मितव्ययी जीवन जीता था। जितनी जरूरत होती थी उतना ही वो प्रकृति से लेता था। कोई व्यक्तिगत संपत्ति नाम की चीज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य बना, वो भ्रष्ट होता चला गया। रूसो ने लिखा है कि लोहे और अन्न के आविष्कार ने मनुष्य को सभ्य तो बनाया। सभ्यता की शुरुआत तब से मानी जाती है जब लोहे का आविष्कार हुआ, जब अन्न का, कृषि का आविष्कार हुआ। किंतु एक तरफ सभ्य बनाने के साथ साथ नैतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से उसने मानवता का पतन कर दिया, क्योंकि उसे आवश्यकताओं का दास बना दिया, व्यवस्थाओं का दास बना दिया, जिसमें वह उतनी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करता, वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग नहीं करता, जितनी वह प्राकृतिक अवस्था में भावनाओं से शासित होते हुए करता। यहीं पर आपको बता दें कि कार्ल मार्क्स, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता कहते हैं, वो मार्क्स भी रूसो से प्रभावित हुआ है। और जो उसकी अर्ली राइटिंग्स है, यानी युवावस्था में उसने जो इकोनॉमिक और फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स की रचना की, आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियां जिन्हें हम कहते हैं, उसमें उसने भी जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो आधुनिक नागरिक समाज है, विज्ञान आधारित, विवेक आधारित, उसको क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि ऐसे समाज में, पूंजीवादी समाज में, आधुनिक नागरिक समाज में, विज्ञान आधारित समाज में, उपभोक्तावादी समाज में मनुष्य का अलगाव बढ़ा है, समाज से अलगाव बढ़ा है। वो एकाकी अनुभव करने लगा है, उसके अंदर अवसाद बढ़ा है, क्योंकि इस व्यवस्था ने मनुष्य को अंतहीन जरूरतों की पूर्ति का पुतला बनाकर रख दिया है। एक आवश्यकता पूरी होती है, वो दूसरी आवश्यकता के पीछे पड़ जाता है कि हमें वो भी चाहिए, और पूरी जिंदगी उन आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा देता है। मनुष्य का, मनुष्यत्व का जो सार है, जो नैतिक अंतर चेतना है, उसका विकास पीछे रह जाता है। तो इस लिहाज से रूसो आलोचना करता है आधुनिक नागरिक समाज की, जिसको मार्क्स के द्वारा भी क्रिटिसाइज किया गया। अगली बुराई वो क्या देखता है आधुनिक नागरिक समाज में, विज्ञान आधारित सभ्यता में? वो कहता है कि इस सभ्यता की, नागरिक समाज की एक बड़ी बुराई है व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य
संपत्ति का संचय करता है और ज्यादा संपत्ति की जो लालसा है वो कभी खत्म नहीं होती, और इस लालसा को पूरा करने के लिए वो गलत सही हर तरीके अपनाता है, हर भ्रष्ट साधन को अपनाने की कोशिश करता है। और इसका दूसरा रिजल्ट ये होता है कि जो शक्तिशाली हैं, जो चालाक हैं, जो सक्षम हैं, वो अपनी योग्यता, चालाकी, सक्षमता के आधार पर समाज की ज्यादा से ज्यादा संपत्ति पर अधिकार जमा लेते हैं। संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ हाथों में हो जाता है, जबकि अन्य लोग उससे वंचित रह जाते हैं। अमीर और गरीब की खाई समाज में बढ़ती जाती है, आर्थिक असमानता बढ़ती है, और ये आर्थिक असमानता शोषण को जन्म देती है, क्योंकि जिसके पास संपत्ति है वो अपनी संपत्ति के बल पर निर्धनों को अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए बाध्य करता है, उनको कम पारिश्रमिक देता है और ज्यादा श्रम लेता है, जिस शोषण को मार्क्स ने बहुत व्यापक रूप में उजागर किया। तो रूसो व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म देने के कारण, प्रोत्साहित करने के कारण आधुनिक नागरिक समाज की आलोचना की है, और वो ये भी कहता है कि समाज के जो संपत्तिशाली लोग होते हैं वो ही अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने संसाधनों की रक्षा के लिए सत्ता को जन्म देते हैं, ऐसी सत्ता जो हमेशा उनके फेवर में बनी रहती है। वो कभी गरीबों का पक्ष नहीं लेती, वो कभी जनसाधारण के हितों की परवाह नहीं करती, दिखावा जरूर करती है कि वो जनसाधारण के हितों की परवाह कर रही है, लेकिन वास्तव में उसके द्वारा संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा का कार्य ही किया जाता है। मार्क्स ने इसको बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की, और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में भी आप जो अभिजनवादी धारणा देखते हैं वो इसी विचार पर आधारित है कि चाहे भले ही लोकतंत्र में सैद्धांतिक रूप में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है, जनसाधारण शासक होती है, लेकिन गहराई से विश्लेषित करने पर लोकतंत्र में भी अभिजनों का, यानी श्रेष्ठ जनों का, कुलीन जनों का शासन होता है। तो ये विचार रूसो ने भी दिया था पहली बार।